हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के लिए जैसे मैंने बोला था कि आज मैं 8th का 4th लेक्चर डालूँगा। अभी मैंने 8th 9th 10th तीनों के तीन लेक्चर डाल दिए। बट अगर इन जनरल देखा जाए तो ये सारे लेक्चर्स हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सब लोग सारे वीडियोस देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वही देख सकते हैं। और जो नीचे क्लासेस के भी हैं 6th 7th के भी, वो भी ये वीडियोज़ देख सकते हैं, है ना। तो आप कोशिश कीजिए सारी वीडियोज़ देखने का, सीखिए। आपको बाद में बहुत फ़ायदा ही होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जितना आप उम्मीद करते हो उससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको। और अगर आप उसी स्टैंडर्ड में हैं तब तो फिर आप आराम से उसको फॉलो कर ही सकते हैं। सारी वीडियोस देखते रहिए। और कोई स्टूडेंट जो बाहर से हैं वो फॉलो कर रहे हैं, तो आप इस तरह जो भी करने को बोला जाता है वो कर सकते हैं, और फिर आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो आज 8th का ये मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ आज। दूसरा चैप्टर जो है मैं बताऊंगा वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए ये क्या होता है। पहली चीज़ लीनियर, ठीक है। पहले देखते हैं ये जो शब्द है लीनियर, ये क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, है ना। लीनियर का मतलब क्या होता है, रैखिक। अब रैखिक का मीनिंग क्या होता है। रैखिक मीन्स होता है रेखा से रिलेटेड है। मीन्स कि अगर किसी भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें उसका डिग्री अगर 1 ही हो, उसका डिग्री क्या हो, 1 हो, उससे हम लोग लीनियर कहते हैं। आपको नहीं समझा होगा तो सबसे पहले आप देखिए कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है। अब वो क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको एग्जांपल चाहिए कि अगर उसमें प्लस माइनस वेरिएबल्स कॉन्सोनेंट्स। अब वेरिएबल मीन्स क्या, अचर। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या, चर। वेरिएबल मीन्स चर, कांस्टेंट मीन्स अचर। ये सारी जो भी चीज़ें होती है उन सबको मिक्स करके जो बनता है उससे हम लोग लीनियर कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5x 2x माइनस 3 3x प्लस वाई 2xy प्लस 5 xyz प्लस x प्लस वाई प्लस z एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अब इसमें मैं बताता हूँ कि लीनियर जो अपने काम की चीज़ है, उसके अलावा आगे मैं अभी नहीं बताऊँगा, वो आगे की कक्षा में के वीडियोज़ में बताऊँगा या आगे आप पढ़ोगे कि लीनियर मीन्स यहाँ पे 5x लीनियर हुआ, क्योंकि यहाँ जो चर है मीन्स वेरिएबल x, उसका पावर क्या है 1। तो पावर 1 मीन्स क्या, पावर मीन्स क्या होता है 3 स्क्वायर, तो 2 क्या होगा, पावर हो गया। तो पावर 1 है तो वो क्या हो गया, लीनियर हो गया। यहाँ भी पावर क्या है 1 मीन्स वो क्या हो गया, लीनियर। ये भी लीनियर है, ये लीनियर नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो जो चर हैं एक्स और वाई, तो वो गुना है। तो जब भी गुना होता है तो पावर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, ऐड कर देते हैं। इसका 1 इसका 1, तो इसका पावर 2 हो गया, इसका पावर 3 हो गया, है ना। यहाँ पे 3 है क्योंकि, तो हाईएस्ट पावर जो होता है वो बात करते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है अब लीनियर आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो ये पहले मैं लीनियर आपको बता दिया। इक्वेशन अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है कि अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हों, अगर मैंने वो दो तरफ लिख दिया, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जांपल। जैसे लिखा हुआ है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। 2 3 और 7 क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। अब ये माइनस है इतना तो आपको पता ही होगा। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वालिटी, इसको बोलते हैं इक्वालिटी। ओके, और ये पूरा जो टर्म लिखा हुआ है, इस पूरे टर्म को बोला जाता है इक्वेशन। क्या बोला जाता है, इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में 2x माइनस 3, ये जो इक्वालिटी है, जो इक्वल्स टू बोलते हैं हम लोग, उसको इक्वालिटी पे बोला जाता है। तो ये जो इक्वालिटी है, उस इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में जो है वो क्या है, 2x माइनस 3, उससे क्या बोलते हैं, LHS। क्या बोलते हैं, LHS, फुल फॉर्म जिसका क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है,
तो LHS उसे बोला जाता है। और जो उसके राइट साइड में होता है वो क्या होता है, RHS। तो ये हो गया डेफिनेशन किसका, इक्वेशन का। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपसे बोला, अब आगे का टर्म क्या है, वन वेरिएबल। तो आप यहीं पे देख लीजिए 5x में कितने, एक ही वेरिएबल है। इधर कितना है, एक ही x वेरिएबल है। इधर क्या हो गया, 2 वेरिएबल। इधर क्या हो गया, 2 वेरिएबल। इधर तो 3 वेरिएबल हो गया। इधर एक ही वेरिएबल है लेकिन ये लीनियर नहीं है। इधर भी एक ही वेरिएबल है बट ये लीनियर नहीं है। तो अब आपको पूरा आइडिया लग चुका होगा कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, है ना, इक्वेशन होना चाहिए, मीन्स ऐसे फॉर्म का होना चाहिए, और लीनियर होना चाहिए। उन चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मुझे लगता है आपको पहले भी थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस का आइडिया होगा ही, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इस चैप्टर में। तो कोई भी जो इक्वेशन होता है जिसमें LHS और RHS होता है, तो आप ये समझिए कि हमें LHS RHS के बराबर हो, इसकी कहानी हो रही है, LHS RHS के बराबर हो। अब जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन है जैसे 2x - 3 = 7 ही है। ये इसमें LHS और RHS बराबर कब होगा, x के किस वैल्यू के लिए LHS RHS के बराबर होगा, वही वैल्यू अपने को फाइंड करना होता है। x के जिस वैल्यू के लिए LHS RHS के बराबर हो जाए वही वैल्यू अपने को फाइंड करना होता है ना। अब इसका मैं थोड़ा सा क्या क्या करके वैल्यू फाइंड करने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहली चीज़, किसी भी इक्वेशन में आप जो काम भी करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। LHS में भी करना पड़ेगा, RHS में भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ LHS में कर दिया या फिर सिर्फ RHS में कर दिया, ये काम नहीं कर सकते, दोनों में करना पड़ेगा। जस्ट लाइक एक तराजू, आपको पता है तराजू क्या होता है, तराजू क्या होता है, उससे जिससे हम लोग मापते हैं, वज़न करते हैं, उसको तराजू कहते हैं। तो तराजू का क्या सिस्टम होता है, तराजू में क्या होता है कि दोनों तरफ बैलेंस बना के रखना पड़ता है। बैलेंस कैसे बनाना पड़ता है, बैलेंस बनाना मीन्स कि अगर ये दोनों बराबर है, कुछ भी वेट है इधर बराबर है, ये एक तरफ हो गया, ये दूसरी तरफ हो गया। बैलेंस बनाने के रखने का मतलब हुआ कि अगर आपने एक तरफ कुछ डाला तो दूसरी तरफ भी कुछ डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ डाल दिया दूसरी तरफ नहीं डाला, तो क्या बैलेंस तो हिल जाएगा ना, है कि नहीं। एक तरफ डालेंगे दूसरी तरफ नहीं डालेंगे प्रॉब्लम होगी, दूसरी तरफ डाल देंगे पहली तरफ नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो कुछ भी करना है दोनों तरफ करना है। अब आपको जो कुछ करना है मीन्स क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर दिया, दोनों तरफ कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी नंबर से, दोनों तरफ किसी नंबर से भाग दे दिया, 0 से मल्टीप्लाई मत करना, 0 से भाग मत करना। उसके अलावा दोनों तरफ वर्गमूल निकाल लिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, है ना। जो कुछ भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। यहाँ पे क्या था, 2x - 3 = 7। अपना टारगेट है x का वैल्यू निकालना। x का वैल्यू निकालना मीन्स दोनों में से, LHS या RHS में से एक तरफ सिर्फ x दिखाई दे, बराबर कुछ आ जाए, तो वो जो बराबर के बाद होगा वही अपना आंसर होगा, है ना। तो यहाँ दिख रहा है सबसे पहले तो ये 3 को हटाना पड़ेगा, है ना, ये 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 को कैसे हटाएंगे, 3 को हटाने के लिए आप सबको पता होगा। और अगली चीज़, हर एक टर्म में या तो आप या लिख सकते हैं हिंदी में, या और लिख सकते हैं, या फिर ये टर्म भी इम्प्लाइज भी लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज। तो या और या इम्प्लाइज आप तीनों ही यूज़ कर सकते हैं, तीनों सही है। तो 2x = अब -3 है तो क्या करूँ मैं, दोनों तरफ 3 ऐड कर दूँ, दोनों तरफ 3 ऐड कर, सॉरी इधर भी ऐड कर दिया थी, है कि नहीं। उससे क्या होगा, 3 3 खत्म हो जाएगा। 2x = ये क्या हो गया 10। अब क्या करो, दोनों तरफ 2 से भाग दे दूँ, इधर भी 2 से भाग दे दिया, इधर भी 2 से भाग दे दिया, ये 2 2 खत्म हो गया, देखो x आ गया। ये हर बार आपको सोचना पड़ेगा, =5 हो गया, है कि नहीं, बहुत सिंपल। और आपने जो अगर सीखा होगा, मेथड सीखा होगा, तो वो भी बिल्कुल सही है। आपने क्या देखा होगा, इसी को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, वो भी यही है। उसमें ये बोला जाता है कि एक तरफ अगर प्लस है साइन किसी टर्म का, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। एक तरफ इनटू है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ डिवाइड है तो दूसरी तरफ इनटू हो जाएगा, है ना। वो भी बिल्कुल सही है। बट अगर आपको बेसिकली देखना है, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है वो कॉन्सेप्ट, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। क्या
कि कुछ भी करो दोनों तरफ करो, सिंपल लैंग्वेज में कुछ भी करो दोनों तरफ करो, और बस टारगेट ये रखना है कि एक तरफ x आ जाए, दूसरी तरफ जो भी होगा वही अपना आंसर होगा, है कि नहीं। तो वो नंबर क्या है 2x। अब 3 को दूसरे तो ले जाएंगे, इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। ये मेथड भी मैं लिख देता हूँ। अब ये इधर भाग है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाइड, इधर आके क्या हो जाएगा भाग, क्या हो गया 5, है कि नहीं। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ऐसे ही आपको कुछ और मैं एग्जांपल्स देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। जैसे कि अगर होता क्वेश्चन, मान लो कुछ भी ले लो, 2y + 9 = 4, तो क्या करेंगे, मैं अपने मेथड से आपको बताता हूँ बेसिक वाला। इधर 9 प्लस है, 9 को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 9 घटाना पड़ेगा, तब तो ये 9 9 खत्म होगा। तो 2y = 4 - 9 क्या हो जाएगा -5। अब ये सिर्फ y लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, -5/2, 2 2 खत्म हो गया, y = क्या हो गया -5/2, है ना। आप कब इससे इस पे पहुंच जाओगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी आपको अगर स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो यही मेथड यूज़ करो, कोई बात नहीं, या आपको ऑलरेडी आता है तो अब ये मेथड यूज़ करो, कोई बात नहीं, दोनों सही है। आगे एक और मैं करके दिखाता हूँ। जैसे अगर होता क्वेश्चन, सपोज x/3 + 5/2 = -3/2, तो क्या करते हैं, वापस से x, पहले तो वेरिएबल का टर्म रखेंगे जो कांस्टेंट है, मीन्स अचर है, इधर -5/2 करना पड़ेगा, -2, इधर भी -5/2 करना पड़ेगा, ये और ये खत्म हो गया। तो x/3 क्या हो गया अब ये तो आपको पता होगा -8/2, तो x/3 = -4, ठीक है। अब ये क्या करने पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, ये आपको ही पता है, तब तो 3 3 खत्म होगा, क्या हो गया x = -12, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगा। अगला टॉपिक आता है कि कई बार ऐसे बोला जाता है कि आप दिखाओ कि क्या इस वैल्यू पे LHS RHS के बराबर आता है। तो जैसे मैं इसी का करके दिखाता हूँ, पहला जो मैंने लिया था 2x - 3 के लिए, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा जगह इसमें दिखाता हूँ क्या करेंगे। अब इसके लिए x कितना आ गया, 5 आ गया, तो लिखेंगे LHS बराबर क्या था, अब आपको मैंने बताया था LHS क्या होता है, क्या था LHS 2x - 3, तो 2x को जगह पे क्या 5 रखेंगे -3, ठीक है। ये क्या आ गया 10 - 3 = 7, और RHS क्या बोलेंगे, RHS बराबर क्या था 7, तो क्या बताओ LHS RHS बराबर है, मीन्स अगर बराबर हो गया तो अपना आंसर सही था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर लीनियर इक्वेशन होता है तो लीनियर इक्वेशन के लिए सिर्फ एक ही आंसर आएगा आपको, है ना। x का एक ही ऐसा वैल्यू होगा जिस वैल्यू पे LHS RHS के बराबर हो, ठीक है। और ऐसे वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, x = 7, या जो भी है x = 5, या यहाँ पे क्या आया y = -5/2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगा आपको, बहुत आसान है। अब इसमें कुछ मैं होमवर्क देता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको करके आना है। पहला कैसे लिखते हैं, सॉल्व मीन्स क्या हुआ, आप इसमें सॉल्यूशन निकालो, मीन्स अगर वेरिएबल जो भी है उसका वैल्यू निकालो। x - 2 = 7, y + 3 = 10, 6 = z + 2, ये z है यहाँ, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हो गए, 3। चौथा यहाँ लिखता हूँ 3/7 + x = 17/7, पाँचवा 6x = 12, छठा t/5 = 10, सातवां, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आठवां 1.6 = पहले मैं आसान दे रहा हूँ, 1/1.5, 9th 7x - 9 = 16, 10th 14y - 8 = 13, 11th 17 + 6p = 9, और 12th एक और दे देता हूँ,
x/3 + 1 = 7/15। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीखा कि कैसे जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, इक्वेशन के बारे में सीखा। उसके बाद देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बारे में सीखा। लीनियर का मीनिंग क्या होता है वो भी सीखा। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर डिग्री 2 हो जाए, डिग्री मीन्स क्या, जो पावर बोला था मैंने, तो जो किसी भी पूरे एक्सप्रेशन का जो सारे पावर्स में जो सबसे बड़ा होता है उसे डिग्री बोलते हैं। जैसे इसका डिग्री 1 हो गया, इसका डिग्री 1 हो गया, पहले भी ये आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अभी जान लो। जैसे इसका डिग्री क्या हो गया 2, तो डिग्री 2 हो जाए तो तब क्या करेंगे सर, तो उसके लिए आगे की कक्षा में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे 10th में पढ़ेंगे कि अगर डिग्री 2 हो जाए तो क्या करेंगे। और लीनियर है, कब है लीनियर, अगर डिग्री 1 ही है तो 2 हो जाए तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 हो जाए वो भी पढ़ेंगे, 4 हो जाए वो भी पढ़ेंगे, बाकी सब भी पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक है, तो ये इस टाइप की क्वेश्चन है। आपको मैं इसमें और भी बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा इस पे बेस्ड। ठीक है, तब तक इसका और एप्लीकेशन देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है एप्लीकेशन इसका। एप्लीकेशन मीन्स हुआ कि अगर मान लो कैसा कैसा एप्लीकेशन हुआ, देखिए आप, जैसे एक चीज़ मैं लिखता हूँ, सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन अब इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द नंबर्स इज 10 more than the other, 10 more than the other. What are the numbers? अभी मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। तो ऐसे टाइप के सम्स में हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या, अगर आपने x के बारे में नहीं देखा होगा, इक्वेशन के बारे में नहीं सोचा होगा, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग पजल्ड हो जाते हैं। पजल्ड होना मीन्स फंस जाते हैं कि क्या करना है। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी नंबर नहीं है पता अपने को, कैसे उसको फाइंड करें हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस गिवन है। ठीक है, 2 बातें लिखी है। पहला बात क्या लिखा है कि वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। पहला बात क्या लिखा है, वन ऑफ द नंबर्स, पहला कंडीशन, यही कंडीशन ढूंढना इंपॉर्टेंट है, इज 10 मोर देन दी अदर। मीन्स एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है। ठीक है, कई लोग जो थोड़ा सा प्रैक्टिस जिन्होंने ज़्यादा की है उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान होती है। ठीक है, बट जिन्होंने प्रैक्टिस कम किया है उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, मैंने जनरली ये देखा है, बहुत टफ हो जाता है, फिर वो फंसने लगते हैं। ये मैंने जो बोला ना पजल्ड वर्ड, उनके साथ वही कहानी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे, मेरी बातें सुनते रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगला कंडीशन क्या गिवन है कि उनका सम कितना है, 74। अब आपने ऑलरेडी पहले भी देखा होगा, मुझे अंदाज़ा तो है कि यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि अगर मान लो कि जो छोटा नंबर है, एक जो छोटा नंबर होगा उसे मैंने x बोल दिया, तो दूसरा नंबर क्या है, 10 ज़्यादा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 10, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट द स्मॉलर नंबर बी x। तो लार्जर नंबर क्या होगा, क्या बोला था, उससे 10 ज़्यादा, तो 10 ज़्यादा, ऐसे लिखते चले जाएंगे, है ना। ये पहला कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दिया। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला था कि दोनों नंबर्स का जोड़ कितना है, 74, उनका सम कितना है, 74। तो मैं लिखूंगा x + 10, दोनों को ऐड कर दिया, वो किसके बराबर है, 74 के बराबर है। तो देखो वही इक्वेशन बन गया। अब इसमें क्या होना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों x को ऐड कर दो, 2x = 74। अब x के वैल्यू के लिए मैं आपको बेसिक बताऊं तो इधर क्या, दोनों तरफ 10 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या उधर तो मैं सीधे 10 हटा देता हूँ, है कि नहीं, ये -10 हो जाएगा। तो 2x = क्या हो जाएगा, 64। अब 2x से x कब बनेगा, जब दोनों तरफ x 2 से भाग दे देंगे, इधर 2 से भाग देंगे तो सिर्फ x बचेगा, इधर 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 32, है कि नहीं। तो क्या हो गया, x 32 आया। अब x किसे एज्यूम किया था हम लोगों ने, छोटे नंबर को, स्मॉलर नंबर को।
तो यहाँ लिखना पड़ेगा वो चीज़, स्मॉलर नंबर। वो कितना आ गया 32, और जो लार्जर नंबर है वो क्या हो जाएगा 32 प्लस 10 42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको 2-4 और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, उसके बाद ये होगा। अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन, what should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7। देखिए, अब सवाल को पढ़िए अच्छे से। What should be added मीन्स क्या जोड़ना चाहिए to twice the rational number -7/3 मीन्स -7/3 के twice मीन्स दोगुना, -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ने पे 3/7 आ जाता है। तो जैसे वो क्या जोड़ने पे आया ना, तो उस क्या को हम लोग x बोल देंगे। तो let x need to be added मीन्स x को जोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो किसमें, तो यहाँ पे आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम, मतलब सवाल के अनुसार। क्या बोल रहा है कि -7/3 के दोगुने में, है ना, ट्वाइस में क्या जोड़ दूँ। मैंने क्या बोला, क्या जोड़ना है, x जोड़ना है। तो क्या आना चाहिए 3/7 आना चाहिए। तो वेरिएबल क्या बचा, सिर्फ x ही बचा ना। x का वैल्यू फाइंड करो। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको। थोड़ा x को पहले लिख देता हूँ, माइनस वाले को बाद भी लिख देता हूँ। 14/3 = 3/7। अब बताओ दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 14/3 ऐड करना पड़ेगा, है ना। इधर भी 14/3 ऐड किया और 3/7, और इधर भी 14/3 ऐड किया। तो x = क्या आ गया 9 + 112 सॉरी 98, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 98 21 कितना आ गया 107। अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या है 107/21। तो यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा 10 वो वाला 10 नहीं, हिंदी वाला 10 नहीं, 10। 107/21 should be added to 2 × -7/3, है ना, to get 3/7। ठीक है, या फिर और भी इससे बेटर, या ये और लिख सकते थे, रिक्वायर्ड नंबर, सीधे ही रिक्वायर्ड नंबर = 107/21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मैं ये चैप्टर में ये मान रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, पहले से आता है, बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया। जो मैंने होमवर्क दिया आप वो कर डालो। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल is 13 centimeter and its width is 2 and 3/4 centimeter. Find its length. अब देखिए क्या करेंगे। अब वापस से find its length, तो मैं क्या करूंगा, let the length be x। ठीक है, क्या मान लिया कि लेंथ क्या है, x है। अब बाकी सब कुछ भी सेंटीमीटर में, तो इससे भी सेंटीमीटर में लेंगे। तो आप ही बताइए पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है। तो मैं लिखता हूँ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, आयत। ठीक है, आयत का परिमिति क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई कितना है, मीन्स लेंथ, चौड़ाई मीन्स क्या, विड्थ। ठीक है, उसी को ब्रेड्थ भी बोलते हैं या विड्थ भी बोलते हैं। वो कितना गिवन है 2 and 3/4, तो वो क्या है यहाँ लिख देता हूँ।
इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो x प्लस 11/4, और सिंप्लीफाई करने तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2x प्लस इसको 11/2 लिख दूँ, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या लिखा है, क्या लिखा है बताइए कि पेरीमीटर 13 है, तो पेरीमीटर हम लोगों के हिसाब से कितना आया 2x प्लस 11/2, और सवाल के हिसाब से क्या लिखा है 13, तो ये लिख दो। अब x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कैसे आएगा 2x, दोनों तरफ 11/2 ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर भी 13 माइनस 11/2, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26 माइनस 11/2, जो कि कितना हो गया 15/2। अब दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15/4, ठीक है, जिसे क्या लिख सकते हैं 3/4। इसलिए द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 3 and 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करें, चलिए एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। बहुत आसान चैप्टर है ये, और मैं अंदाज़ा करता हूँ कि सबको ये आता होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ अच्छे से समझिए, और बाकी गार्जियन प्लीज़ ध्यान दीजिए बच्चों पे, वो होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे उनका नुकसान है, तो आपका नुकसान तो बिल्कुल है ही, है ना। और बाकी जो हमारे स्कूल के बच्चे नहीं हैं, वो लोग भी आप पढ़ाई करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए, है ना, और होमवर्क जो दिया गया है वो कीजिए खुद से ही। तो अगला, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times the present age of साहिल। मीन्स साहिल के मम्मी का जो एज है वो अभी साहिल के एज का 3 गुना है, ठीक है। आफ्टर 5 years their ages will be added to 66 years. Find their present age। अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि साहिल की मम्मी का उम्र साहिल के उम्र का 3 गुना है, कब, द प्रेजेंट एज, अभी का एज, ठीक है। 5 साल बाद उनके जो एज का जो सम होगा वो 66 होगा, तो उनका प्रेजेंट एज क्या होगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ। लेट साहिल्स एज बी x years, मतलब साहिल x साल का है, तो क्वेश्चन में क्या था साहिल की माँ उससे 3 गुनी है, इसीलिए साहिल्स मदर्स एज, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रेजेंट एज, मतलब अभी का एज, मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू क्या 3x हो जाएगा। अब क्या हो रहा है उनको 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 years आप ही बताइए साहिल का एज क्या रहेगा। आपका उम्र 5 साल है अभी, तो 5 साल बाद कितना 10 हो जाएगा, 5 ऐड हो जाता है, तो x प्लस 5 years, है ना। और आफ्टर 5 years साहिल्स मदर्स एज क्या रहेगा बताइए, 3x था, 3x प्लस 5 years, है कि नहीं। अब बोल रहा है कि 5 साल बाद के जो उम्र है उनका सम है 66, इसीलिए अब उसको ऐड करके देखते हैं। सम ऑफ देयर एजेज इक्वल्स टू 3x प्लस sum of their ages equals to
एक्स प्लस 5 प्लस 3x+5, ठीक है, इतना ईयर्स, और वो भी कब है, आफ्टर 5 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, हमारे हिसाब से सम ये आया, सवाल के हिसाब से कितना था 66, दोनों को इक्वल कर दूँ तो x+5 प्लस 3x+5 इक्वल्स टू कितना था 66, ये कितना हो गया 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 66। अब क्या 10 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 66 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना आ गया 56, दोनों तरफ x से भाग दे दूँ 4 से, तो क्या हो जाएगा बाय 4, वो कितना आ गया बताइए 14, ठीक है। तो इसीलिए साहिल्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 14 ईयर्स और हिज मदर्स प्रेजेंट एज 3x, दैट इज 42 ईयर्स। तो बताइए 5 साल बाद उनका उम्र क्या होगा, साहिल का 19 साल और उसकी मम्मी का बताइए 47 ईयर्स, ठीक है। उनको ऐड करके देखना आपको क्या मिलेगा 66 ही मिलेगा, ठीक है। आप वो चेक कर सकते हो किस जो भी आंसर आया है आप वो रिलेशन में डाल के चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी 5 साल बाद 19 साल का हो जाएगा, ये 5 साल के बाद 47 ईयर्स की हो जाएंगी, तो 47 प्लस 19 क्या होता है 66 होता है। ऐसे जो लास्ट सवाल था उसमें भी कर सकते हो कि रेक्टेंगल का आप लेंथ ये लेना, रेक्टेंगल का ब्रेड्थ या विड्थ ये लेना, वो देखना पेरीमीटर कितना आता है, अगर वो 13 आता है तो बिल्कुल सही है अपना आंसर। सिमिलरली और क्या, इसके डबल में आप ये ऐड करके देखना और बताना क्या ये आता है या नहीं आता है कि नहीं। हर एक सवाल को इस तरह से चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा आज, है कि नहीं। और जिन लोगों को आता होगा वो लोग होमवर्क कीजिए, मैंने होमवर्क दिया है। चलिए मैं इस पे बेस्ड भी 1-2 होमवर्क और दे देता हूँ, है ना, मुझे याद आ गया तो लिख देता हूँ। और कलर लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं। होमवर्क पहला, बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। मीन्स 5 रुपए का जितना सिक्का है उसके पास, उसका 3 गुना 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है। किसी को इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो तो क्या मैंने समझा दिया, जितना 5 रुपए का है उसका 3 गुना 2 रुपए का है, ठीक है। इफ ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ 77, मतलब टोटल उसके पास 77 रुपए हैं इन सबको ऐड करके, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, मतलब अलग अलग टाइप के 2 रुपए का और 5 रुपए का, उसी को बोलते हैं ईच डिनोमिनेशन, डज ही हैज। दूसरा, ठीक है, एक और सवाल, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव में से तो लगातार, मीन्स 3 लगातार मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। 11 के 3 लगातार गुणांकों का सम 363 है। फाइंड दीज मल्टीपल्स, मतलब वो गुणांक बताइए, ठीक है। एक और सवाल दे देता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन
टू होल नंबर्स, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स मीन्स उन दोनों नंबर्स का जो अनुपात है वो 2:5 है। तो बताइए व्हाट आर दी टू नंबर्स। आप सोचिए होता है या नहीं होता है, आप देखिए, और नहीं होता है तो आप पूछिएगा मेरे से, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप होमवर्क करते रहिए सब लोग, गार्जियन भी ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अगर होमवर्क नहीं कीजिएगा तो कुछ कोई नहीं सीखने वाला है। ठीक है, एक दिन सीखिएगा, अगले दिन भूल जाइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए, सबको दिखाइए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।